39 है ना। सदस्य का हटाया जाना, इस धारा से मतलब कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा वो, अगर टफ क्वेश्चन आया तो मतलब पक्का पूछेगा यहाँ से। उसका कारण ये है क्योंकि इस धारा का स्वशासन विभाग की वेबसाइट पर सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है इसका, है ना। और ये ज्यादातर टाइम पर ये न्यूज में रहती है जब भी सरकार हावी होती है नगर पालिकाओं पर या किसी पार्षद पर, तो इस धारा के माध्यम से वो उनके ऊपर हावी होकर के उनको हटा सकती है। ठीक है ना। तो इसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस धारा का। यहाँ से उप धारा भी पूछी जा सकती है, जैसे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि उप धारा पूछेगा क्या। हाँ वो पूछेगा, इस धारा से पूछेगा वो। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार नगर पालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी। जो नीचे लिखे हुए आधार, उन सब पर आधारों पर हटा सकेगी, लेकिन उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। जो भी उपधारा इसमें 3 और 4 है, यानी कि ये वाली और ये वाली, इन 3 और 4 के अधीन रहते हुए, मतलब इन दोनों धाराओं के अधीन रहते हुए उनको हटा सकेगी, ऐसे नहीं हटा सकेगी। ये बात इन्होंने यहाँ क्लियर की है। अब 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है मैं मोटा मोटी अभी बता देता हूँ, उसके बाद में आगे आराम से एक्सप्लेन करेंगे। 3 और 4 में ये लिखा है कि जांच के बाद में जांच में भी सामने वाला का पक्ष सुनने के बाद में उसको हटाया जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ है, क्लियर है ना। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, इसकी उपधारा भी दिमाग में रखनी है, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी एक बार आप इसको समझ लो। राज्य सरकार किसी भी नगर पालिका के किसी भी सदस्य को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सदस्य को, मनोनीत को, सबको हटा सकती है। एक अधिसूचना के माध्यम से हटा सकती है, लेकिन वो जांच के बाद में हटाएगी। पहली कंडीशन, सामने वाले का पक्ष सुनने के बाद में हटाएगी। और वो किन आधारों पर हटाएगी, वो सारे आधार इसमें आगे लिखे हुए। अब जो धारा नंबर 1 है उसको अपन डिवाइड करते हैं कै, कै, ख, ग और ग, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो ग है, इसमें भी अलग से 6 इन्होंने अलग अलग पॉइंट लिख रखे हैं। तो आपको ये समझना है पहली बात कि धारा नंबर 39 के अंदर पहली धारा है उपधारा 1, उसके अंदर इसके 4 पार्ट है, क, ख, ग और ग। ठीक, ऐसे मोटा मोटी दिमाग में रखना। ये जो ग है ना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये पूरा क्लियर नहीं दिया हुआ है, मतलब थोड़ा डाउटफुल है यहाँ पर हर चीज, है ना। इसलिए उनको एक लॉजिक मिल जाता है हटाने के पीछे कारण, है ना। अब देखो कै में क्या लिखा हुआ है कि वह नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है। अगर ये कंडीशन हो गई तो उसको ऑटोमेटिक राज्य सरकार हटा सकेगी, अगर उनको इस बात का पता लग गया कि उनसे 3 से अधिक, बिना अनुमति के, अगर उससे 3 से अधिक क्रमवर्ती, ये वाला वर्ड है ना, जैसे किसी ने क्वेश्चन भी बनाया था ग्रुप पर, तो मैंने वहां पे लिखा है कि आपने ये वाला वर्ड यूज नहीं किया, क्रमवर्ती। ऐसे 3 से अधिक नहीं, ऐसे तो मान लो बहुत सारी मीटिंग होती है तो वो 3 से अधिक है तो वो सही है स्टेटमेंट, लेकिन लगातार 3 मीटिंगों में अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 6 महीने से नहीं आ रहा है। क्योंकि हर जो साधारण बैठक होती है वो 2 महीने से होती है, इसका मतलब वो 6 महीने से लगातार अनुपस्थित है। क्रमवर्ती ये वाला वर्ड यूज करना है उसमें। आगे इसमें ऐसा लिखा है, परंतु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में था। अगर ये 3 कंडीशन है तो वो भाई उसके पास रीजन है, एक वैलिड रीजन है, इसलिए वो नहीं आ पाया होगा। ठीक, इस पहली कंडीशन के आधार पर राज्य सरकार उस तुरंत सदस्य को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटा सकती है, उनके पास में एक वैलिड रीजन है। ख में क्या लिखा है कि वह धारा 37 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहा है। अब 37 क्या है, 37 जब आप पढ़ोगे तो है पद की शपथ। अगर पद की शपथ उसमें अगर वो नहीं लेता है, जितना टाइम वहां दिखा लिखा हुआ है, वहां टाइम कितना लिखा हुआ है, 1 माह का समय लिखा हुआ है। अगर 1 माह में प्रथम बैठक से 1 महीने के भीतर भीतर अगर वो शपथ नहीं लेता है, कौन, निर्वाचित सदस्य, और अगर उपचुनाव से कोई सदस्य जीता हुआ है तो वो जिस तारीख, निर्वाचन की तारीख से 1 महीने के भीतर भीतर। तीसरी कंडीशन है मनोनीत की, नाम निर्देशित सदस्य अगर जिस दिन से उसका मनोनयन हुआ है उस दिन से 1 माह के भीतर अगर वो शपथ नहीं लेता, तो इन तीनों टाइप के सदस्य को राज्य सरकार हटा सकती है इस धारा का यूज करके। वैसे इन 2 धाराओं का बहुत कम जगह यूज हुआ है,
इसका और इसका ज्यादातर आपको यूज मिलेगा, गए और गए का। ठीक है ना। गए में क्या लिखा है कि उसने अपने निर्वाचन के पश्चात धारा 14 और या धारा 24 में वर्णित कोई निरर्थता उपगत कर ली, या वह धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। यानी वह 14, 24, 21 इन तीन धाराओं में जितने भी वो उपधारा है, उनका अगर उसने पालन नहीं किया तो उसको हटा दिया जाएगा, ये आधार मानती है। अब देखो इसमें जो क और ख है ना, ये तो बिल्कुल मतलब कोई उसके डेट को देखते ही वो चीज मतलब राज्य सरकार तुरंत उनको हटा देगी, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधा मतलब डेट का ही है, इसमें कोई जांच करने का कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, नॉर्मल सी जांच करने के बाद भी हटा सकती है। लेकिन जो गए और गए है, इनमें अगर कोई जांच होगी ना तो उसमें वैलिड रीजन देना पड़ेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी, भाई उसने हमने इस आधार पर आपको हटाया है। गए में क्या लिखा हुआ है कि उसने सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में जानबूझकर उपेक्षा की है या परिवर्जन किया है। परिवर्जन मतलब अवॉइड किया है उसको। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवाचार का दोषी, मिसकंडक्ट का उसने व्यवहार कर लिया। तीसरे में लिखा है वह किसी निकृष्ट आचरण का दोषी रहा है। चौथे में लिखा है वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया। पांचवें में लिखा है वह इस सदस्य अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्णित हो गया है, या उसने ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का किसी रीति से अन्यथा दुरुपयोग किया है। मतलब अब देखो इन छह को पढ़ने के बाद में ये लग रहा है कि राज्य सरकार किसी को भी हटा सकती है, कोई भी आधार ले लेगी इनमें से, क्योंकि कोई भी आधार बिल्कुल क्लियर थोड़ी लिखा हुआ है, ऐसे सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। अब कर्तव्य तो कुछ भी हो सकता है, मान लो उसने कोई छोटा सा भी रूल का उल्लंघन कर दिया, माइनर से माइनर का भी, तो भी वो बोलेगी भाई आपको हम इस वाले का बात का आधार मानते हुए आपको हटा रहे। ये मैटर हुआ था सौम्या गुर्जर, यहाँ पर जयपुर से जो मेयर थी उनको हटाया गया था, उसमें इन आधारों का उपयोग लिया था उन्होंने। ठीक है ना। वो आधार बाकायदे उस सर्कुलर में लिखे थे, भाई हमने सौम्या गुर्जर को हम हटा रहे हैं, उसके पीछे आधार है धारा 39 का, फेस्ट का, गह की, 2, 3, 4 ऐसे करके उन्होंने यूज लिया, और हम इस आधार पे उसको हटा रहे हैं। फिर वो मैटर कोर्ट में भी जाता है। वो कोर्ट में क्यों जाता है वो आगे आएगा, क्योंकि उसका पक्ष नहीं सुना गया था, सामने वाली पार्टी का पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए वो कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। इसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु हटाए जाने का कोई आदेश, अब इसको वापस यहाँ से पढ़ो। राज्य सरकार उपधारा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी, अर्थात परंतु हटाए जाने का कोई आदेश, ये जितने भी है माइक म्यूट रखो, परंतु हटाए जाने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात जो वो आवश्यक समझे, जिससे वह या तो क्या करे स्वयं करें। एक मिनट माइक। अब हटाएगी कैसे, वो एक जांच के बाद हटाएगी। अब जांच कैसी होगी, जांच राज्य सरकार जांच करवाएगी, और वो किनसे करवाएगी वो लिखा हुआ है यहाँ, जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से जो राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो, मतलब एक एसडीएम जो लेवल का मान लो आप, उस टाइप का अधिकारी, उससे नीचे की रैंक का न हो, ऐसे प्राधिकारी से जिसका वो डायरेक्शन दे, करवाए, और संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिए जाने के पश्चात पारित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण अवसर दिए जाने के बाद सामने वाले का वो पक्ष सुनेगा, उसके बाद में वो उसको हटा सकेगी, ऐसे नहीं हटाएगी। इस रीजन की वजह से वो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज, वरना यहाँ का मैटर कोर्ट में नहीं जाता है इस धारा का। वो इसलिए गया क्योंकि उनका पक्ष नहीं सुनने दिया, वो डायरेक्ट उनको सस्पेंड कर, वो बर्खास्त कर दिया एक तरह से। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको। हेलो सर। हाँ अब देखो उपधारा 2। हेलो सर। हाँ हेलो। पॉइंट नंबर 5 एक बार वापस से रिपीट कर दो। जी सर, पॉइंट नंबर 5 पाँच। वापस से रिपीट कर दो घे का। 5। जी सर, इस 5 घ कहाँ का है। 5। अच्छा ये गृह का आंसर 5। 5। वह इस मैं अधिनियम के अधीन इस सदस्य के अधिनियम रूप के में चुने अधीन। जाने के लिए निर्णित हो गया जी हूँ। सर। वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्णित हो गया है। मतलब वो उन कंडीशन को मतलब फुलफिल नहीं कर रहा है जो उसके लिए चुने जाने के लिए होने वाली थी। ठीक है ना। जी। हाँ।
नॉर्मल सी बात लिखी हुई है भाई। वो इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जितनी भी वो धाराएं लिखी हुई है ना, उन धाराओं को, जितनी अभी धारा अपन ने पढ़ी है, 14 हो, 24 हो, 21 हो, है ना, उन सब का वो मतलब उसको सारी चीजें माननी पड़ेगी। उसके बाद में ही मतलब अगर उसने कोई भी चीज को फॉलो नहीं किया तो उसको हटा सकती है राज्य सरकार। ये उसमें इनमें ये लिखा हुआ है। फिर उपधारा जो 2 है उसमें लिखा हुआ है, उपधारा 1 जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी, द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा स्व प्रेरणा से या उस निमित्त नगर पालिका से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की जानकारी में तथ्यों के आधार पर किया जा सकेगा। ये बोल रहा है कि जो उपधारा 1 में जितनी भी बातें लिखी हुई है, उन शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार या तो खुद करेगी, अपनी इच्छा से कर सकती है, या नगर पालिका से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई। अब नगर पालिका से रिपोर्ट कौन देगा? वहां का मुख्य नगर पालिका अधिकारी रिपोर्ट करेगा। उप क्षेत्रीय निदेशक को करेगा या डायरेक्ट निदेशक को करेगा? भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर ये सदस्य ने ये हमारे साथ में मिसकंडक्ट किया है, या ये इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, या कोई भी, या वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, कोई भी लॉजिक दे देगा, या उसने शपथ नहीं ली, या वो बैठक में नहीं आ रहा है। ये लॉजिक कौन देगा? वो वहां का मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित उच्च अधिकारी को बात बोलेगा। उनके आधार पर राज्य सरकार की जानकारी में तथ्यों के आधार पर वो किया जा सकेगा। परंतु यहाँ पर एक बात बोलिए, परंतु इस धारा के अधीन राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा किसी सदस्य को जब तक नहीं हटा नहीं दिया जाए, तब तक वह अपना पद रिक्त नहीं करेगा। जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाए, उसका पक्ष सुन ले, उसके बाद में जांच हो जाए, पुनः जांच हो जाए, उसके बाद में ही उसको बर्खास्त किया जाएगा। उससे पहले उसको सस्पेंड रखा जाएगा। और वो पद, जो जिस पद पर वो है, वो पद रिक्त नहीं करेगा। उपधारा 6 जो इसमें आगे आएगी, अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए सदस्य के रूप में कार्य करता रहेगा और सदस्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करता रहेगा, और ऐसी हैसियत में इस अधिनियम के अधीन सदस्य के समस्त अधिकारों का हकदार और समस्त दायित्वों के अधीन होगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक उसकी जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक उसका पक्ष न सुन लिया जाए, राज्य सरकार का डिसीजन नहीं आ जाए फाइनल अधिसूचना के माध्यम से, राजपत्रित की अधिसूचना के माध्यम से, तब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उसको सस्पेंड रखा जाएगा। और वो सदस्य से अपनी जो पद है वो रिक्त नहीं करेगा। और यहाँ पे जो शक्तियार कर्तव्य लिखे हुए हैं ना, इसमें भी जो उपधारा 6 है ना, उसमें जो बात लिखी हुई है, इसको अधीन रहते हुए वो काम करेगा। मतलब कहने का मतलब उपधारा 6 में क्या लिखा? उपधारा 6 में ये लिखा हुआ है कि वो जैसे वोट नहीं दे सकता, या दो चार काम और है जो वो नहीं कर सकता, वो उपधारा 6 में लिखा हुआ है, वो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी काम है वो सारे काम करेगा। ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक। अब उपधारा 3 क्या है? उपधारा 3 यह कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अब उपधारा 1 कौन सी, जो मैंने बताई अभी आपको, क, ख, ग और घ, और घ के वो 6 पॉइंट। अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सदस्य को उक्त उपधारा के परंतुक में निर्दिष्ट जांच के परिणाम स्वरूप, अब जांच कौन सी, जितनी भी चीजें बताई मैंने, उनकी जांच के उपरांत परिणाम स्वरूप संबंधित सदस्य के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात, सामने वाले का भी पक्ष सुन लिया, उपधारा 1 के खंड ग और घ को ही लिया यहाँ। इस बात का ध्यान में रखना आप। क और ख को क्यों नहीं लिया? क और ख को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो नॉर्मल से हैं। उसमें कोई ज्यादा जांच का, उसमें भी जांच होगी बाकायदे, लेकिन वो जो मैंने ऊपर बताया आपको कि एक एसडीएम लेवल का अधिकारी होगा, रैंक से नीचे का ना, वो जांच करके उनको बता देगा, सामने वाले का स्पष्टीकरण सुन लेगा। लेकिन 3 नंबर की धारा में क्या लिखा है? उपधारा 1 के खंड ग और घ में विनिर्दिष्ट आधारों में से अगर किसी भी आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जाए, तब राज्य सरकार ऐसे सदस्य के विरुद्ध सुस्पष्ट आरोप उपन्वित करते हुए, भाई यहाँ पर ये वाले आरोप लगे, एक विवरण तैयार करेगी और उससे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाने वाले जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच और निष्कर्षों के लिए भेज देगी। भाई ये वाला जो भी मैटर हुआ, ये सही है क्या? फिर वो बताएगा, न्यायिक अधिकारी बताएगा कि हाँ वाकई इसने गलती कर दी, तब क्या होगा? उसको हटाया जाएगा। लेकिन उसमें है ना, आधार ग और घ वाला होना चाहिए, क और ख वाला नहीं। ठीक। उसके बाद में 4 नंबर में क्या लिखा है? इस प्रकार नियुक्त किया गया न्यायिक अधिकारी आरोप की जांच करेगा। जो भी ऊपर अधिकारी नियुक्त किया था धारा उपधारा 3 में, वो उनकी जांच करेगा, संबंधित सदस्य को यदि वह उपस्थित होता है सुनेगा, और विवरण में उपवर्णित प्रत्येक मामले पर, साथ ही ऐसे प्रत्येक ऐसे अन्य मामले पर जिससे वह आरोप के लिए सुसंगत समझता है,
अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड करेगा और ऐसे निष्कर्ष के साथ अभिलेख राज्य सरकार को भेजेगा, जो तदुपरांत लेखबद्ध कारणों से या तो पुनः जांच का आदेश करेगी या अंतिम आदेश पारित कर देगी। मैं सामने वाले का पक्ष सुना, लगा कि यार ये मैटर बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि वो आदेश को पलट दे, या हो सकता है वापस जांच के आदेश दे दे कि इन्होंने जांच सही नहीं की, हो सकता है वही मतलब मिली भगत कर ली हो, तो जांच का पुनः आदेश दे सकती है, या जो आदेश आया है उसको फाइनल कर सकती है। बाद में वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, कर सकता है लेकिन अगर उसका पक्ष नहीं सुना तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचता। 5 नंबर में क्या लिखा है, उपधारा 4 जो भी अभी जांच चल रही है, उस जांच के अधीन की जांच की सुनवाई करते समय न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया में ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए, जो राज्य के रूल रेगुलेशन है, और वही शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को होती है नॉर्मल वन। वो सारी पावर किसको होगी, उस न्यायिक जिला न्यायाधीश अधिकारी को होगी जांच के समय। और निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होगी ठाट, किसी व्यक्ति को समन करेगा मतलब उसको बुला सकता है, उसके अलावा शपथ पर उसकी क्या कर सकता है, परीक्षा करना, कोई दस्तावेज कोई सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो के प्रकटीकरण और ऐसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना। भाई कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से ऐसा लग रहा है कि जांच और इजी हो जाएगी, तो वो ऐसा कर सकता है। किसी लोक अभिलेख की अधिपेक्षा करना, किसी भी अन्य विषय जो विहित किए जाए, मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि अगर कोई भी जांच के समय कोई भी चीज के डेटा वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो ऐसा कर सकता है, उसको ऐसी पावर है। ठीक। धारा 6 में, उपधारा 6 में क्या लिखा हुआ है, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए भी राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन जांच की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, जांच की समाप्ति तथा अंतिम आदेश पारित होने तक के लिए निलंबित कर सकेगी, उसको सस्पेंड कर सकेगी, किसको, उस सदस्य को, जो जो सदस्य जिस पर जांच चल रही है। इस प्रकार निलंबित सदस्य नगर पालिका की किसी कार्यवाही में भाग लेने अन्यथा उसके सदस्य के कर्तव्यों का पालन करने का हकदार नहीं होगा। इन्होंने ये क्लियर किया है कि वो उस टाइम तक सस्पेंड रहेगा, उसके अलावा कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, कर्तव्यों का पालन का हकदार नहीं होगा, वोट देने का उसको राइट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये नगर पालिका है और कोई बंदा सदस्य है, इसका मतलब इस नगर पालिका में अंदर आने के लिए उसको मना किया है, बाहर वो सदस्य बन करके रह सकता है। ये है उपधारा 6, मतलब वो सदस्य तो है रहेगा लेकिन वो कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, कर्तव्यों का पालन का हकदार नहीं होगा और वोट का राइट नहीं होगा, बाकी जो चीजें चल रही है वो सदस्य के रूप में भाई वो बन के रह सकता है ऐसे। और 7 नंबर में क्या लिखा है, इस धारा के अधीन पारित राज्य सरकार का प्रत्येक अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, गजट में प्रकाशित होगा और वह अंतिम होगा, और ऐसे किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया उसको चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आएगा आपको? कोई डाउट? यस सर। धारा 40 में क्या लिखा है, जो 39, 40, 41 ये आपस में इंटरलिंक है, ठीक है ना, 41 तक की धाराएं आपस में लिंक है, 39, 40, 41, ठीक है ना। अब क्या है, आगे लिखा हुआ है धारा 40 की पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच, मतलब कि जो भी जांच है वो मान लो जैसे कोई सदस्य चुन करके आया 2024 में, मान लो उसका कार्यकाल खत्म हो गया, 25 चल रहा है, तब भी उसकी जांच की जा सकती है अगर उसने पहले कोई गलत काम कर दिया, या उस दरमियान भी चल सकती है जिस समय वो सदस्य है, ठीक है ना। इस बात को क्लियर करने के लिए धारा 40 इन्होंने दी है कि बाद में भी जांच की जा सकती है, या पहले वाली जांच भी चलती हुई रहेगी, मान लो वो कार्यकाल खत्म हो गया, जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि जांच को लेकर टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, ठीक है ना। जैसे मान लो 2024 में कार्यकाल पूरा होने वाला था, 22 में वो जांच स्टार्ट होगी, हो सकता है वो 25 में जाके कंप्लीट हो, तो 25 में जो डिसीजन आएगा ना वो कैसे मान्य होगा, उस पर क्या रूल रेगुलेशन लिखेंगे, वो 40 और 41 में लिखा हुआ है। अब देखो, किसी नगर पालिका के किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 39 की उपधारा 1 के खंड गए। अब देखो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि हम केवल घ वाले की बात कर रहे हैं। अब घ वाले की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क और ख है ना वो तो नॉर्मल से है, वो तो उसी टाइम लगेंगे जिस टाइम उसकी पदावधि है, क्योंकि एक तो शपथ का मामला है, दूसरा मामला क्या था, ये साधारण बैठकों में भाग लेने वाला, तो वो तो उसी टाइम ही पता लग जाएगा उसका, बाद का क्या मैटर नहीं। तो इसमें क्या होगा,
इसमें इसलिए इन्होंने मेंशन किया है कि गय वो केवल गय को मेंशन किया है कि जहां पर उसने कर्तव्य का पालन किया, कोई मिसकंडक्ट कर दिया हो या किसी का कोई साथ में दुर्व्यवहार कर दिया हो, उन बातों को आधार मानते हुए इन्होंने केवल एक ही उपधारा ली है, जो ज्यादातर आपको मतलब देखने को मिलेगी आपको। धारा 39 की उपधारा 1 के खंड गैम में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किन्हीं अभिकथनों के संबंध में ऐसी नगर पालिका के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध उक्त उपधारा के परंतु उस धारा की उपधारा 3 या 4, 3 और 4 कौन सी है? जांच का विषय। 3 में क्या होगा? एक जिला न्यायाधीश की रैंक का अधिकारी उसकी जांच करेगा। चौथे में ये लिखा है कि पुनः भी जांच कर सकता है, वो वाला आदेश भी अंतिम हो सकता है, सामने वाले का पक्ष भी सुना जा सकता है, उसका रिकॉर्ड भी पूरा लिया जाएगा, बात पूरी सुनी जाएगी, पूरी जांच होगी। निर्दिष्ट जांच मतलब 3 और 4 को अंडर में रहते हुए निर्दिष्ट जांच उस नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद या उसके ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के बाद भी आरंभ की जा सकेगी। और यदि जांच ऐसी समाप्ति या उसके ऐसा सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष न रहने के पूर्व ही आरंभ की जा चुकी हो तो उसके बाद भी चालू रखी जा सकेगी। कहने का मतलब दोनों तीनों कंडीशन बता दी उन्होंने, उस दरमियान भी चालू रहेगी, उसके बाद में भी चालू रहेगी, मतलब कभी भी वो स्टार्ट हो सकती है और कभी भी वो एंड हो सकती है। इसमें कोई उसका वो नहीं है, वो टाइम पीरियड को लेके इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और उपधारा 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर ऐसे प्रत्येक मामले में राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा केवल धारा 39 की उपधारा 4 के अधीन न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के अनुरूप अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी। ठीक, वो बातें मैंने आपको समझा दी। अब क्या लिखा हुआ है उपधारा 2 में? क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार के इस प्रकार निम्नलिखित निष्कर्षों पर धारा 39 की उपधारा 6 के उपबंध लागू होंगे। मतलब वो वाला सस्पेंड वाला मैटर, मतलब वो अपने कर्तव्य कार्यों में भाग नहीं लेगा, वोट का राइट, मतलब वोट का राइट उसको नहीं होगा, ये सब बोला है इन्होंने। अगर वो उस दरमियान चल रहा है या पदावधि के बाद में भी ऐसा कुछ है तो उस पर वो लागू होंगे ये वाले। 3 में क्या लिखा है? ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में जिसे नगर पालिका की नई अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित किया जाता है। अब मान लो वो सदस्य, उसका 24 में कार्यकाल मान लो कंप्लीट हो गया जनवरी में, वापस फरवरी में मान लो वो नई नगर पालिका बन गई, वो फिर से चुना गया, मान लो उसकी जांच पहले वाली चल रही, जो मान लो 2022 में जांच चल रही है सपोज करो, वो जांच चलती चलती अभी चल रही है, उसका रिजल्ट अभी मान लो लेट आएगा, 24 में कार्यकाल कंप्लीट हो गया नगर पालिका, वो वापस चुना गया। अब क्या होगा? वो कंडीशन लिखी हुई है यहाँ। ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में जिसे नगर पालिका की नई अवधि के लिए पुनः निर्वाचित किया जाता है, वापस मान लो उनको चुन लिए, और जिसके विरुद्ध नगर पालिका में उसकी पूर्व अवधि के संबंध में उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई जांच आरंभ की जाती है। कहने का मतलब है उसके पहले वाली कोई जांच चल रही है, वो वापस चुन करके आ गया, इसका मतलब वो जांच कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर सारी वही चीजें लगेगी जैसे वो सदस्य है। मतलब पहले वाले के हिसाब से देखो, यदि वह पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है और जारी रखी जाती है तो धारा 39 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, समझे या वापस समझो इस बात को? हेलो सर। हाँ। सर ये लिखा हुआ है ना, धारा 39 के उपबंध यथा परिवर्तनों सहित लागू होंगे। हाँ, तो सर वो कौन से परिवर्तन होंगे दोबारा उसके चुन के आने के बाद में? परिवर्तन कौन से? अगर मान लो को धारा 39 में कोई उन्होंने वो किया है, परिवर्तन किया है, मान लो कोई परिवर्तन कर दे, सरकार परिवर्तन कर दे, तो फिर वो भी उस पर लागू होंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। जी सर जी। ये मतलब हर चीज से बच करके चलना चाहते हैं ताकि मान लो कोई कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए उस साइड में, अगर कोई कोई उल्टी कंडीशन होगी तो भाई वो भी लागू रहेगी। मतलब धारा 39 में कुछ भी हो रहा है ना, तो वो सारी चीजें 40 पर लगेगी, धारा 40 में लगेगी, ऐसा कह रहा है। 41 में क्या है? धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की नियोग्यता। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो धारा 39 के अधीन कोई किसी सदस्य को हटा दिया मान लो, अब वो कैसे निर्योग्य हो जाएगा आगे आने वाले समय के लिए? समझो उस बात को। कोई सदस्य जिससे धारा 39 की उपधारा 1 के खंड घ के अधीन हटा दिया गया हो या जिसके विरुद्ध धारा 40 के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलेखित कर दिए गए हो,
उसके हटाए जाने या यथास्थिति प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलेखित किए जाने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने। जो 41 नंबर की धारा है ना, वहां पर केवल और केवल 39 का उपधारा 1 का गै का ही प्रयोग हुआ है। अगर इस आधार पर हटाया है ना किसी बंदे को, तो ही उस पे 6 वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्र नहीं होगा। बाकी अगर कै ख ग लगी हुई है तो वो क्या होगा, वो चुनाव लड़ सकता है वापस, अगर वो हट गया तो। समझे बात को। अब इस बात को ऐसे समझो, यहाँ पर दो चार कंडीशन होगी। जैसे मान लो किसी बंदे ने 2019 में चुनाव जीता, कार्यकाल पूरा हो रहा है 2024 में। एक बात, अब क्या हुआ, जांच उसकी स्टार्ट हुई मान लो 2022 में, 2025 में वो पुनर्निर्वाचित हो गया, 30 तक रहेगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? हेलो। यस सर। हाँ, तो 22 में अगर जांच चली है, वो मान लो रिजल्ट उसका यहाँ आता है जांच का, इस जांच का 2027 में आता है सपोज करो। और उस पे जो धारा लगी है ना, वो मान लो ये वाली लगी है, धारा 39 की उपधारा ये लगी है, गै वाली लगी है ना, तो वो बोल रहा है कि अगर धारा यहाँ लग गई वो 27 में, तो वो नेक्स्ट 6 साल यहाँ तुरंत ही वो बर्खास्त हो जाएगा यहीं पर ही। चाहे वो इस नई वाली में चुनाव हो, चाहे उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो 22 इस वाली इस दरमियान वाली जो नगर पालिका थी उसके तहत लगे थे, लेकिन वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। और उसके 6 साल यानी कि 2033 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सर समझ गए किस सोमू बात को? गुर्जर वाले मैटर पे ये वाली लागू होगी क्या? क्या चीज? सोम्या गुर्जर वाला जो अभी मैटर चल रहा है, हाँ, उसके उसमें लिए क्या हुआ, मतलब। उसमें क्या हुआ, उसमें हाँ, उस पर ऐसा होगा, उस पर लागू होगी ये। लेकिन उसमें कारण ये था, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, हाई कोर्ट में भी उसको, वो पहले हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में जाके बोला कि अ, आपका जो मैटर है वो राज्य सरकार से सही है, उन्होंने सही डिसीजन दिया था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है। फिर हम्म। उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई, वो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि मेरा पक्ष नहीं सुना गया, मेरे को ऐसे ही हटा दिया उन्होंने बिना मेरा पक्ष सुने हुए। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला शायद कि भाई वापस इसकी जांच की जाए, इसका पक्ष सुना जाए, ऐसे कुछ करके वो मैटर हुआ था। वो वाला मैटर यही था, उस पर धारा 39 गई लगी थी। वो भेज दूंगा मैं सर्कुलर, जो राजपत्रित होके वो आया था। अगर वो लग जाती है, जैसे मान लो वो लग गई, तो उसके 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 40 को भी इंक्लूड किया, अगर जैसे मान लो 40, 40 वाला वही है कि मान लो उसका कार्यकाल ही खत्म हो गया, उसके बाद चालू हो रही है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये है धारा 39, 40 और 41। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में तीनों इंटरलिंक है। और यहाँ से क्वेश्चन 39 से पूछेगा, बार बार यही वर्ड आएगा 39 का फर्स्ट का घ, जिसमें वो 6 लिखे हुए हैं, और जो ग है उसमें 14, 24, 21 लिखा हुआ है। ठीक है ना? और जो क और ख है वो साधारण बैठक और शपथ वाला मैटर है। और क, ख, ग और घ, इनमें तभी हटा सकती है राज्य सरकार जब इनकी जांच हो, जांच के बाद में हटाई जाएगी, सामने वाले का पक्ष सुनेगा, उसके बाद में जो राज्य सरकार फाइनल डिसीजन देगी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर इन आधारों पर उसको हटा दिया, क और ख के आधार पर हटाया, तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। ग के आधार पर भी, क ख ग के आधार पर हटाया तो उसका कुछ नहीं होगा, मतलब वो केवल उसको बर्खास्त कर देंगे, उसको बोलेंगे भाई आप अब सदस्य नहीं रहे, या अध्यक्ष नहीं रहे, या उपाध्यक्ष नहीं रहे। अगर 39 का गृह वाली धारा लग गई तो वो क्या हो जाएगा, 6 साल के 6 वर्ष तक मतलब। की वो उस टाइम हुआ है, वो तो हुआ ही हुआ है। उसके आगे वाले 6 साल तक और वो क्या हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, वापस वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये इन्होंने बोल दिया 39, 40 और 41 में। एक कंडीशन और दे दी कि भाई या तो जो नगर पालिका चल रही है उस दरमियान भी जांच हो सकती है। मान लो अगली बार से चुनाव ही नहीं लड़ा, वो घर पे जाके बैठ गया, 5 साल कंप्लीट हो गए, उसने उस टाइम मिसकंडक्ट किया, तो उस पर क्या होगी, जांच होगी, जांच चलेगी वो।
जहां चल सकती है उस टाइम भी शुरुआत हो, बाद में भी शुरुआत हो सकती है, पहले भी शुरुआत हो सकती है। वो इन्होंने कहीं क्लियर नहीं किया है कि भाई कितना टाइम होगा, क्या होगा, टाइम को लेके इन्होंने कोई भी फाउंडेशन नहीं ऐसा। ये इंपॉर्टेंट 50 नंबर की धाराओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो धारा है ना, जिसपे क्वेश्चन मतलब थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, वो 39 नंबर की धारा है। अब 50 तक धाराओं में कोई जोर नहीं आएगा, अब आगे एकदम स्पीड फुल एक दो धारा और है जो पट्टा पट्टा वगैरह से संबंधित है, वहां पर जोर आएगा। उसके बाद में एकदम आसान है पूरा एकदम।